गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पादप जनन की विशिष्ट विधियां, स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। जो पिछले लेक्चर तक हमने जो भी पढ़ा था वो दोस्तों लैंगिक जनन के बारे में था। प्रीवियस जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने अलैंगिक जनन के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर अलैंगिक जनन की ही कुछ विशिष्ट विधियां आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या होती है। ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों, जो कि इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। पादप जनन की विशिष्ट विधियां। तो अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में 4 प्रमुख विधियां सम्मिलित है। ये 4 विधियां कौन कौन सी है दोस्तों? सबसे पहली विधि हो जाएगी हमारे पास असंग जनन, और इसी को हमने बोला था एपोमिक्सिस। जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने एपोमिक्सिस नाम दिया था। वो अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। दूसरी विधि होती है अनिषेक बीजता, और इसको बोलते हैं एगेमोस्पर्मी स्पर्मी एगेमोस्पर्मी। तीसरी जो मेथड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल इसी मेथड के उपयोग से नए प्लांट बनाए जाते हैं दोस्तों। सूक्ष्म प्रवर्धन। इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। और चौथी और लास्ट मेथड जिसका हमने अध्ययन पूर्व के लेक्चर में कर लिया है। अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और लेक्चर नंबर 1 में देखिएगा दोस्तों, आपको इसके बारे में विस्तार से वर्णन मिल जाएगा। तो ये कौन सी विधि है? ये है कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसके बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया है पूर्व के लेक्चर्स में। अब आज हम पढ़ने वाले हैं इन तीनों विधियों के बारे में। इसमें से हमारा जो फोकस रहेगा वो होगा थर्ड और फर्स्ट मेथड पे। तो सबसे फर्स्ट मेथड होगी दोस्तों हमारी असंग जनन। असंग जनन। असंग जनन क्या होता है? ये क्या है? एक अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें क्या होता है, अर्धसूत्रण और निषेचन वाली स्टेप क्या रहती है, मिस होती है या गायब हो जाती है। तो जनन का वह प्रकार जिसमें अर्धसूत्रण और निषेचन नहीं हो और सीधा ही किसका निर्माण हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए। तो अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें बिना अर्धसूत्रण एवं निषेचन के
भ्रूण का निर्माण होता है। क्या कहलाती है? असंजनन कहलाती है। असंजनन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, या इसके दो प्रकार बताए गए हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? असंजनन के प्रकार दो प्रकार है इसके। फर्स्ट टाइप हो जाएगा बीजाणुद्भिद असंजनन, और इसी को बोलते हैं हम स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। और दूसरा है युग्मकोद्भिद असंजनन, और इसका नाम हो जाएगा दोस्तों गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। हमने पिछले वीडियो में देखा था टीडी एकांतरण, उसमें दो अवस्थाएं पढ़ी थी, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। और हमने बताया था दोस्तों आपको कि बीजाणुद्भिद अवस्था क्या होती है? द्विगुणित अवस्था होती है। क्या होती है? 2n प्रकार की अवस्था है, और ये n प्रकार की अवस्था होती है। ये 2n प्रकार की होती है, और ये n या फिर अगुणित प्रकार की अवस्था होती है। ये हमारे यहाँ बहुत काम में आने वाली चीज है। असंजनन अगर 2n प्रकार के असंजनन में अगर 2n प्रकार का भ्रूण बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? बीजाणुद्भिद असंजनन। और इस जिसमें अगर n प्रकार का बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे युग्मकोद्भिद प्रकार का असंजनन। तो इसमें कौन सा भाग भ्रूण का निर्माण करेगा? दोस्तों हमने लैंगिक जनन में क्या देखा था? लैंगिक जनन में देखा था कि बीजांड में भ्रूण कोश का विकास होता है, और भ्रूण कोश में जो अंड कोशिका है वो निषेचन के पश्चात किसका निर्माण कर रही होती है? भ्रूण का निर्माण कर रही होती है। अब इन्हीं भागों से बिना निषेचन के हमें क्या बनाना है? 2n प्रकार का भ्रूण बनाना है। तो हमें 2n प्रकार की कोशिका इसमें सम्मिलित करनी होगी। तो बीजांड में एक तो बीजांडकाय की कोशिका और एक अध्यावरण की कोशिका क्या होती है? 2n प्रकार की होती है। तो बीजांड में अध्यावरण, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बीजांड में बीजांडकाय या अध्यावरण से यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलेंगे? बीजाणुद्भिद असंजनन बोलेंगे दोस्तों। अब देखो भ्रूण का निर्माण किससे हुआ? बीजांडकाय से या फिर अध्यावरण से। तो इस प्रकार का भ्रूण कैसा होगा? यह द्विगुणित प्रकार का होता है। कौन? भ्रूण द्विगुणित प्रकार का होता है। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा? इसमें अगुणित प्रकार की कोशिकाएं भ्रूण का निर्माण करेगी, और आपको पता है इसमें क्या है? निषेचन तो होने वाला नहीं है। निषेचन नहीं होगा तो गुणिता में वृद्धि नहीं होगी। गुणिता में वृद्धि नहीं होगी तो भ्रूण कैसा रहेगा? अगुणित ही रहेगा। हेप्लॉइड प्रकार का एम्ब्रियो हमें मिलेगा इस प्रकार के असंजनन से। तो भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका, अगुणित कोशिका अगर भ्रूण का निर्माण कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे? युग्मकोद्भिद प्रकार का असंजनन बोल रहे हैं। ये भी क्या है? दो प्रकार का हो जाता है दोस्तों। इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है इसका
अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। और दूसरा प्रकार है इसका अपयुग्मन। अनिषेक जनन को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, और अपयुग्मन को बोलते हैं एपोगेमी। अब हमें इन दोनों के बारे में देखना है ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है? यदि भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की अनिषेचित अंड कोशिका से होता है, अनिषेचित अंड कोशिका से, अनिषेक जनन। यदि भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की अनिषेचित अंड कोशिका से होता है तो इसे क्या कहेंगे? अनिषेक जनन कहते हैं। और दूसरा प्रकार हमने देखा है अपयुग्मन। ये क्या होता है? यदि भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से होता है तो इसे क्या कहेंगे? अपयुग्मन कहते हैं। और अपयुग्मन और अनिषेक जनन किसके प्रकार है? युग्मकोद्भिद असंजनन के प्रकार है। और दोस्तों इन दोनों मेथड से, ये जो दोनों प्रकार है, इससे जो भ्रूण बनेगा, भ्रूण कैसा होगा? अगुणित प्रकार का होता है। कैसा होता है? अगुणित प्रकार का, हेप्लॉइड प्रकार का भ्रूण होगा। अब असंजनन के बारे में ही एक वैज्ञानिक हुए हैं पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी जी ने असंजनन के बारे में ही अपना मत दिया है और इसी को दो भागों में बांटा है, या इसी के दो प्रकार बताए हैं। तो पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंजनन के दो प्रकार कौन कौन से हैं? असंजनन के प्रकार दो प्रकार हो जाते हैं। पहला प्रकार है इसका अनावर्ती असंजनन। इसे बोलते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसको अपसंयोजन भी बोलते हैं दोस्तों, असंजनन को इन्होंने ही नाम दिया था ये। दूसरा प्रकार है इसका आवर्ती या पुनरावर्ती असंजनन। इसे बोलते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस।
और दोस्तों अनावर्ती असंजनन को हम क्या बोल सकते हैं? युग्मकोद्भिद प्रकार का असंजनन बोल सकते हैं। इसमें जो भ्रूण बनेगा वो अगुणित प्रकार का होगा और इसमें जो कोशिकाएं भाग लेगी वो क्या होगी? अगुणित प्रकार की होगी। कहने का मतलब है जो पंचानन माहेश्वरी जी ने असंजनन के जो 2 प्रकार बताए हैं उनकी तुलना, अनावर्ती प्रकार के असंजनन की तुलना हम किससे करेंगे? युग्मकोद्भिद प्रकार के असंजनन से। और पुनरावर्ती असंजनन की तुलना किससे करेंगे? बीजाणुद्भिद प्रकार के असंजनन से। अब हम देखेंगे असंजनन का महत्व कि पादप विज्ञान में जो अलैंगिक जनन का प्रकार है, कौन? असंजनन, इसके का क्या इंपॉर्टेंस है या इसको हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? तो असंजनन का बहुत ही महत्व है दोस्तों। असंजनन से ही आजकल जो बीज तैयार किए जाते हैं वो क्या होते हैं? संकर है, हाइब्रिड प्रकार के बीज होते हैं जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और जीवित रहने की कैपेसिटी क्या होती है? अधिक होती है। तो असंजनन के का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। देखो हमने यहाँ पर अर्धसूत्रण और निषेचन वाली स्टेप गाइड कर दी, इसीलिए तो हम इसे अलैंगिक जनन बोल रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ अलैंगिक जनन ही पढ़ रहे हैं तो इससे जो संतति मिलेगी हमें वो किसके समान होगी? मातृ पादप के समान या मातृ कोशिका के समान होगी। और मातृ कोशिका के समान होगी तो वो क्या है? सभी एक जैसी दिखेगी, अर्थात एक दूसरे की क्लोन होगी। तो सबसे पहला महत्व क्या है? इससे प्राप्त संतति मातृ कोशिका के समान होती है। अतः अनेक क्लोन पादप तैयार किए जाते हैं, किससे? असंजनन से। अतः असंजनन से क्लोन पादप बनाए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं। बनाए जाना या तैयार किया जाना। दूसरा महत्व इसका हो जाएगा दोस्तों, जो दूसरा इंपॉर्टेंस है वो क्या हो जाएगा? देखो इसमें जब पादप एक दूसरे के समान है तो वेरिएशन नहीं आएंगे, वेरिएशन नहीं आएंगे तो उस पीढ़ी के जो अच्छे लक्षण है वो लंबे समय तक बने रहेंगे। इसमें क्या है? अर्धसूत्रण नहीं होता है, तो जो अच्छे लक्षण है, जो गुड प्रॉपर्टीज है या बेटर प्रॉपर्टीज है वो क्या है? इसी में बनी रहेगी, लंबे समय तक बनी रहेगी। तो अर्धसूत्रण अनुपस्थित होने के कारण संतति पीढ़ी में अच्छे लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। ये भी किसका एक महत्व है? असंजनन का। और तीसरा और इम्पोर्टेंट क्या है? इससे संकर बीज निर्मित किए जाते हैं, संकर बीज निर्मित किए जाते हैं जो विशिष्ट लक्षणों के ह्रास को रोकते हैं, विशिष्ट लक्षणों के ह्रास या कमी को रोकते हैं। अर्थात जो विशिष्ट लक्षण है वो इसी में बने रहते हैं। ये है असंजनन का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट
बिंदु होगा वो होगा अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता कुछ भी नहीं है दोस्तों, एक सिंपल सी टर्म है। अनिषेक मतलब निषेचन अनुपस्थित है, और बीजता का मतलब है बीज का निर्माण। निषेचन अनुपस्थित होने के बावजूद अगर बीज बन रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम? अनिषेक बीजता। इसके बारे में हमने पिछले जो फर्स्ट वाला हमारा लेक्चर था उसमें भी देख लिया था, यहाँ भी देख लेते हैं। अनिषेक बीजता। इसको क्या बोलते हैं? एगेमोस्पर्मी। यदि बिना निषेचन के बीजांड की द्विगुणित कोशिका से बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, तो इसे क्या कहेंगे? अनिषेक बीजता कहते हैं। अब अनिषेक बीजता से जो बीज बनेगा वो कैसा होगा? वो द्विगुणित प्रकार का होता है। तो बनने वाला बीज कैसा होता है? 2n प्रकार का होता है, 2n या द्विगुणित होता है। ये थी हमारी अनिषेक बीजता। अब इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टर्म है सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपोगेशन। देखिए दोस्तों, आज के युग में वनों की कमी होती जा रही है, औषधीय पादपों की ज्यादातर डिमांड हो रही है, या फिर बिजनेस पर्पज से लोग क्या है नई नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के युग में या फिर इस आवश्यकताओं के दौर वाले युग में हमें जल्दी पादप तैयार करने हैं या जल्दी ही अनेक संख्या में हमें नए प्लांट चाहिए, तो उसके लिए ये मेथड सबसे कारगर है। इसमें क्या होता है, कुछ वन जो समाप्त हो गए हैं उनको वापस क्या है हरा भरा करने के लिए, या व्यवसायिक दृष्टि से पैसे कमाने के लिए, या फिर औषधीय महत्व के पादपों की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, पूरे प्लांट में बीज से प्लांट करने की प्लांटिंग की बजाय हम क्या करते हैं, उस प्लांट का कोई ना कोई पार्ट ले लेंगे, या तो प्रोटोप्लास्ट ले लेंगे जिसे क्या बोलते हैं हम, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य क्या होता है दोस्तों, अगर किसी कोशिका से हम किसी भी कोशिका से, ये कोशिका है और इसके बाहर क्या है, ये कोशिका भित्ति है, बीच में केंद्रक होता है, ये कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक द्रव्य। किसी भी कोशिका से अगर हम कोशिका भित्ति को हटा दें और प्लाज्मा झिल्ली को हटा दें, तो शेष बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। तो किसी भी प्लांट से अगर प्रोटोप्लास्ट या उसकी कोशिका या उत्तक उसको अलग कर दिया जाए और कृत्रिम रूप से संवर्धन माध्यम में उसे उगाया जाए और आगे नए पौधे का निर्माण कर लिया जाता है कृत्रिम विधियों द्वारा, तो उसे क्या कहेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन कहेंगे। तो क्या होता है ये, जनन की वह विधि जिसमें पादप के जीव द्रव्य
कोशिका अथवा उत्तक से संवर्धन माध्यम में नए पादप तैयार किए जाते हैं। उसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। अब देखो किस तरीके से हम नए प्लांट तैयार करेंगे। इसमें किसी भी प्लांट का क्या लेंगे हम? जीव द्रव्य लेंगे, या फिर उसकी कोशिका लेंगे, या उसका टिश्यू ले लेंगे। इसे टिश्यू कल्चरिंग भी बोल सकते हैं, सेल कल्चरिंग भी बोल सकते हैं, या प्रोटोप्लास्ट कल्चरिंग भी बोल सकते हैं। तो इस देखो ये सूक्ष्म पार्ट हो गया। प्लांट का क्या है? सूक्ष्म पार्ट है दोस्तों, इसीलिए इसको सूक्ष्म प्रवर्धन बोला है। अगर कायिक वाला भाग लेते हैं तो उसको कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। ये सूक्ष्म पार्ट हमने लिया, उसको क्या किया हमने? संवर्धन माध्यम पर उगाया। इसको क्या किया? संवर्धन माध्यम पर उगाया। प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से इनको पोषण प्रदान करने के लिए एक मीडियम होता है जिस पर ये वृद्धि कर सके, इन पर ग्रोथ कर सके। वो मीडियम क्या कहलाता है? संवर्धन माध्यम कहलाता है। और इससे किसका निर्माण कर लिया जाता है? केलस का निर्माण कर लिया जाता है। और इस केलस में कुछ समय पश्चात संवर्धन माध्यम पर ही क्या है? जड़ और प्ररोह वाला भाग विकसित हो जाता है। इस पर क्या है? जड़ और प्ररोह विकसित हो जाते हैं। और नव पादप, जिसे बोलेंगे पादपक, या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स, इसका निर्माण कर लिया जाता है। अब ये जो प्लांटलेट्स है दोस्तों, इनको मजबूत करके या वातावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल करके इनको प्राकृतिक आवासों में उगा दिया जाता है। और ये आसानी से कम समय में और अधिक संख्या में और कम स्थान पर क्या है? प्लांट तैयार कर लिए जाते हैं। और ये वे मेथड सबसे कारगर है, सूक्ष्म प्रवर्धन जिसे बोलते हैं। अब इस विधि का इसका महत्व क्या है, या इसका फायदा क्या है हमें? तो इसके दो फायदे हैं। इसके दो फायदे कौन कौन से हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन का लाभ। सूक्ष्म प्रवर्धन का क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ ये होगा कि इससे रोग मुक्ति व आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादप प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा, इससे कम समय में कम स्थान पर अधिक संख्या में पादप तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, सूक्ष्म प्रवर्धन किसी भी प्रजाति की को विलुप्त होने से बचाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। दोस्तों, इससे हम क्या कर सकते हैं? कम समय में जो विलुप्त होने जा रही प्रजाति है उसको अधिक संख्या में बढ़ा सकते हैं। अब हमारी जो चौथी मेथड है वो है कायिक प्रवर्धन, जिसका अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। और इस चैप्टर का अब हमारे पास एक लास्ट बिंदु बचता है, वो है
पोली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता इसके नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, बहुभ्रूणता क्या होती है। बहुभ्रूणता इसे बोलते हैं पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियोनी। बहु का मतलब है अनेक, भ्रूणता का मतलब है भ्रूण। बहुभ्रूणता शब्द से क्या समझ सकते हैं हम? बहु का मतलब है अनेक और भ्रूणता का मतलब क्या होता है? भ्रूण या एम्ब्रियो। और आपको पता है भ्रूण का विकास कहाँ होता है? बीजांड में होता है। और बीजांड से बाद में जाके क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। ऐसे बीज जिनमें अनेक भ्रूण उपस्थित हो या बीज निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें अनेक भ्रूण का विकास होता है, क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसे बीज जिनमें एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है। क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब बहुभ्रूणता किसका सामान्य लक्षण है? बहुभ्रूणता अनावर्त बीजियों का सामान्य लक्षण है। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उसमें क्या है? मेनली क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता अनावर्त बीजियों का सामान्य लक्षण है। और इसका अध्ययन सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने ये नाम सुना सुना लग रहा है दोस्तों, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक, जो सेल बायोलॉजी में आता है। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? किसने देखा था? एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने किसमें किया था? संतरे के बीजों में। संतरे के बीजों में किया था। किसका अध्ययन किया था दोस्तों? बहुभ्रूणता का। अर्थात इस वैज्ञानिक ने बहुभ्रूणता सबसे पहले संतरे के बीजों में देखी थी। उसने देखा था कि संतरे का एक बीज मैंने जमीन में डाला और उससे दो प्रकार के अंकुरण प्राप्त हुए, अर्थात एक ही बीज से दो अंकुरण मिले। तो उसने देखा कि अंकुरण किससे होता है? भ्रूण के थ्रू ही होता है। और भ्रूण एक से ज्यादा मात्रा में होंगे तभी जाके इसमें दो प्रकार का अंकुरण हुआ है। तो बहुभ्रूणता के ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जो आवर्त बीजियों में भी पाए जाते हैं? तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सिट्रस कुल के कुछ पादप। सिट्रस कुल के कुछ पादप जैसे नींबू, संतरा। और इसके अलावा प्याज में भी बहुभ्रूणता देखी गई है और जामुन में भी देखी गई है दोस्तों। ये तीन एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। बहुभ्रूणता क्या होती है? एक बीज में अगर एक से अधिक भ्रूण का विकास हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता किसका सामान्य लक्षण है? अनावर्त बीजियों का सामान्य लक्षण है। एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने इसको सबसे पहले देखा था और इन पादपों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। सामान्यतः बहुभ्रूणता होती है तो
उस बीज में जो अंकुरण होगा उसमें से केवल एक ही भ्रूण का अच्छे से विकास होगा या वही परिपक्व हो पाएगा, बाकी के जो भ्रूण है उनका विकास नहीं हो पाता है दोस्तों। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जो एक अधिपादप है वेंडा, वो क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के भ्रूणों का अंकुरण कर लेता है या परिपक्व कर लेता है उनको। तो उसके बीज से जब अंकुरण होगा तो दो या दो से अधिक प्रकार के भ्रूणों का परिपक्व अवस्था में अंकुरण हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बहुभ्रूणता के कारण क्या है, बहुभ्रूणता के रीजन क्या हो सकते हैं। तो इसके 4 प्रमुख रीजन हैं, वो भी हम देख लेते हैं। बहुभ्रूणता के कारण सबसे पहला कारण हो जाएगा इसका प्राक भ्रूण में विदलन। किसमें? प्राक भ्रूण में विदलन। ये क्या चीज है? विदलन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है जिसमें कोशिकाएं मात्र कोशिका से जुड़ी रहेगी, संतति कोशिकाएं, उनमें जो जीव द्रव्य है वो समान मात्रा में बना रहेगा, अर्थात वही 2 भागों में बढ़ जाता है। और जब भ्रूण विकासशील अवस्था में है, अर्थात देखो हमने भ्रूण का परिवर्तन देखा था, उसमें एक स्टेज आई थी प्राक भ्रूण। प्राक भ्रूण गोलाकार भ्रूण से हो रहा था, फिर उसके बाद में हृदयाकार और फिर उसके बाद परिपक्व भ्रूण। तो प्राक भ्रूण वाली अवस्था में उसका क्या हो जाता है, विदलन, या वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है उसका जीव द्रव्य। तो उससे क्या है, 2 भ्रूण विकसित होंगे आगे जाके, और इसी को हम क्या बोल देंगे, बहुभ्रूणता। तो पहला कारण हो जाएगा ये। और दूसरा कारण हमारे पास क्या हो जाएगा, बीजांड में 2 या अधिक भ्रूण कोश का विकास। ये भी एक कारण हो सकता है बहुभ्रूणता का। दोस्तों हमने देखा था कि बीजांड में किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है, और सामान्यतः एक बीजांड में एक ही भ्रूण कोश परिपक्व हो पाता है। लेकिन कुछ विशेष स्थितियां ऐसी हो जाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक भ्रूण कोश विकसित हो जाते हैं, और भ्रूण कोश की अंड कोशिका किसका निर्माण करती है, भ्रूण का। तो दोनों अंड कोशिकाएं अगर भ्रूण का निर्माण कर लेगी तो एक से ज्यादा भ्रूण बन जाएंगे और बहुभ्रूणता वाली कंडीशन आ जाएगी। अब तीसरा जो कारण है वो क्या है, वो ये हो सकता है कि एक बीजांड से क्या निर्मित हुआ, एक भ्रूण कोश निर्मित हुआ, और उसी भ्रूण कोश की या बीजांड की अन्य कोशिकाएं क्या होती है, वो भी भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं, जो कि हमने पादप जनन की विशिष्ट विधियों में पहली विधि देखी थी, क्या, असंजनन, वो हो जाती है उसमें। तो तीसरा कारण क्या हो सकता है, अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिकाओं का भी, अन्य कोशिका का भ्रूण में विकास, भ्रूण में बदलना, ऐसे लिख लीजिए ये। दोस्तों अब इसका चौथा कारण हमारे पास आता है, बीजांड की, बीजांड कायिक कोशिकाओं की सक्रियता। कोशिकाओं की सक्रियता ये क्या होती है दोस्तों, बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, और बीजांड में ही भ्रूण कोश का विकास होता है, और भ्रूण कोश से किसका निर्माण होगा, भ्रूण का विकास होगा। लेकिन कभी कभी बीजांड की जो बाहर की कोशिकाएं हैं, जैसे बीजांड कायिक कोशिकाएं, वो क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और वो भी किसका निर्माण कर लेती है, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर लेती है। तो ये भी एक
बहुभ्रूणता वाली कंडीशन हो जाती है। तो ये 4 कारण है बहुभ्रूणता के जो हमने देख लिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अपनी फ्रेंड सर्कल में जो भी 12th की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ नए सिरे से। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा।